हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट लोड लाइन के बारे में। डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन, इसके हम डिस्कस करेंगे। और ये लोड लाइन को डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन दोनों की बात करेंगे हम यहाँ पर। और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट की। ऑपरेटिंग पॉइंट या इसे कभी कभी क्यू पॉइंट भी कह देते हैं। तो लोड लाइन क्या है, किस तरह से वर्क करती है, हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को 3 प्रकार से हम बाइसिंग देते हैं इसमें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। यदि हम किसी भी ट्रांजिस्टर के इनपुट पर कोई सिग्नल देते हैं और आउटपुट में हमें वैसा का वैसा सिग्नल बगैर किसी डिस्टोरेशन के, बगैर किसी चेंजेस के हमें एम्प्लीफाइड होके मिलता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसका जो है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की सिग्नलों को अपन फेथफुल सिग्नल कहते हैं, क्योंकि फेथफुल सिग्नल ही हमारे आगे जो सर्किट्स में काम आते हैं। तो यहाँ लोड लाइन की अपन बात करने जा रहे हैं। तो लोड लाइन आपकी होती क्या है, इसको हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं और ऑपरेटिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो अपना प्रवर्धक है, आपने प्रवर्धक की बात की थी, और हम इस प्रवर्धक का एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग कर रहे थे। और प्रवर्धक के रूप में जब अपन इसका यूज़ करते हैं तो हमें आउटपुट पर कोई लोड निश्चित रूप से लगाना होता है। बगैर लोड के तो हम आउटपुट पर फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे अपन, जो भी सिग्नल है वो। हमें आउटपुट पर सिग्नल चाहिए तो हमें कोई ना कोई लोड वहाँ पर लगाना होगा। तो हम आउटपुट पर क्या करते हैं, यहाँ पर लोड अप्लाई करते हैं, है ना। और लोड जो होता है, अगर हमारे पास में इनपुट सिग्नल में वेरिएशन होता है तो यहाँ पर आउटपुट पर जो लोड है, इस लोड पर जो आपकी वोल्टेज होती है ना, ये वोल्टेज स्टेबल नहीं रहती। इस वोल्टेज में चेंजेस होता रहता है। और साथ ही साथ हमने इस वोल्टेज के चेंजेस को हमने यहाँ पर जो है फाइंड आउट किया था। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस सर्किट्स के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी। बट हमें उस जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज में जो वेरिएशन हो रहा है, वोल्टेज में जो चेंजेस हो रहे हैं आउटपुट पर, उसको स्टडी करने के लिए सिर्फ हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व होते हैं वही सफिशिएंट नहीं होते। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ही हमें नहीं चाहिए होते हैं, हमें इसके साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो कॉन्सेप्ट आपका लोड लाइन होता है। मतलब आउटपुट पर वोल्टेज क्या है, किस तरह से वेरी हो रहा है, आउटपुट पर आने वाला सिग्नल फेथफुल सिग्नल है या नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टडी करके ही उस आउटपुट सिग्नल को स्टडी नहीं कर सकते। उसको स्टडी करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें लोड लाइन के कॉन्सेप्ट की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर जो है आपके सामने में यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को अपन कॉमन इमीटर सर्किट में यूज़ करते हैं। ये मैंने आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ बना रहा हूँ मैं, और कॉमन इमीटर सर्किट में हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस बताऊँगा, कंडीशंस आप लोग याद रखना इसमें बिल्कुल। और कल भी इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि हमें आईसी को कुछ ऐसी वैल्यू पे सेट करना होता है कि यहाँ पर ज़ीरो इनपुट आईसी करंट हमें मिल जाए। कल बताया था, वहाँ पर फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये इस तरह से आपका कॉमन इमीटर है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पर लिया है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर के मैंने यहाँ पर इस सर्किट को कंप्लीट किया है। इस सर्किट को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है ऐसे, और ये है आपका यहाँ से आउटपुट मुझे मिलता है, और आउटपुट मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर के मिलता है। यहाँ मैंने कहा था एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो आपको जो P है ना, इस P को किसी बैटरी के प्लस से जोड़ना होगा, क्योंकि ये वाला आपका जो इमीटर है, ये कलेक्टर है, एंड दिस इज़ बेस। तो आपको जो बेस और इमीटर जंक्शन जो होता है, इनपुट जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस में रखना होता है। तो फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए इसको मैं प्लस से जोड़ देता हूँ, और इसको जोड़ देता हूँ मैं माइनस से।
ये बैटरी आपकी, इसको नाम दे देते हैं अपन VBB बैटरी, बेस पर जोड़ रखी है। यहाँ से हम ई मीटर को यहाँ पर कॉमन किए हुए हैं इस बेस और कलेक्टर के बीच में। यहाँ से मुझे इस जो CE जंक्शन होता है इसको मुझे रिवर्स बायस में करना होता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस जो N टाइप C को, NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, इसको मैं प्लस से ऐड कर देता हूँ और ये आपका माइनस हो जाता है। और ये आपका सिग्नल यहाँ से बैटरी चाहो यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैटरी आपकी VCC हो जाती है। और यहाँ से हम जो है इसमें करंट ड्रॉ करते हैं तो करंट आपका IE माइनस पर आता है, IB जो करंट है वो प्लस से जा कर के इसमें इंटर होता है, और जो आपका IC करंट है वो भी इसमें आकर के इंटर होता है। यहाँ पर जो वोल्टेज होती है आपकी इस बेस और ई मीटर के बीच की वोल्टेज, इस वोल्टेज को मैं कहता हूँ वोल्टेज VBE। और आपका जो ये कलेक्टर और ये जो ई मीटर के बीच की जो वोल्टेज होती है ना, इस वोल्टेज को मैं कहता हूँ VCE। आउटपुट पर हम लोड लगा देते हैं इसके अंदर, तो आउटपुट पर मैं लोड लगा देता हूँ, ऐसे लोड लगा दिया। और लोड RL के टर्मिनल्स पर हम क्या करते हैं, यहाँ से आउटपुट को बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम AC सिग्नल देते हैं, इस तरह से हम AC सिग्नल को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। इसी का तो हमें एम्प्लीफिकेशन करना है। तो आउटपुट पर यही सिग्नल कैसा मिलता है, वेरी होके मिलता है। मतलब इनपुट पर जब मैं इस तरह से सिग्नल देता हूँ, इस तरह से, तो आउटपुट पर भी मुझे सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल कुछ ऐसे होता है। भाई चाहो तो उसकी फेज़ में आप चेंज कर सकते हो, भाई फेज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस हो जाता है। बट हम इसमें जो है ये कह सकते हैं फीडबैक लेकर के, हम पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आदि लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इस सिग्नल को ऐसा कैसा बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेम फेज़ में इसको ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ को समझ पाएँ। वैसे इनके बीच फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। तो आपका जो है यहाँ पर ये सिग्नल मिल जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसकी ईच वैल्यू के लिए मेरे पास इस एम्पलीफायर के द्वारा इसके ईच वैल्यू का एम्पलीफिकेशन हुआ है और सिग्नल किसी भी प्रकार से यहाँ पर डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, शॉर्टेज नहीं है इस सिग्नल में। ऐसा कोई पोर्शन नहीं रहा इस सिग्नल का जो एम्पलीफाइड हुए बिना रह गया हो। तो ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए मैंने आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हम इस इनपुट को यहाँ से हटा देते हैं और इनपुट को हटा करके, इनपुट जैसे अपन हटाते हैं तो इनपुट हटाते ही यहाँ से क्या हो जाता है, आपका जो इनपुट वोल्टेज होता है वो ज़ीरो हो जाता है ना, ज़ीरो इनपुट वोल्टेज। और इस ज़ीरो इनपुट वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसके लिए हम सेट करते हैं IC को, है ना, कुछ इस तरह सेट करते हैं कि आपका ये बिल्कुल जो है रिवर्स बायस में ही आपका ये बना रहे। IC को हमें इस प्रकार सेट करना है, तो उसको अपन बोलते हैं ज़ीरो इनपुट वोल्टेज कलेक्टर करंट। ये हम सेट कर देते हैं इस IC को ज़ीरो इनपुट वोल्टेज के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है हम फिक्स करके छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कल कहा था कि आपका VB जंक्शन जो है ये हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में बना रहना चाहिए। मतलब अगर यहाँ सिग्नल अगर देते हैं अपन, तो सिग्नल के आने से इसकी पॉजिटिविटी से पॉजिटिव बढ़ जाती है, तो ये तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा आपका जो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। बट इस नेगेटिव सिग्नल के आने से ये नेगेटिव सिग्नल इसकी पॉजिटिविटी को कम करता है, जिससे इस बेस इमीटर जंक्शन में जो इसकी पॉजिटिविटी इसके फॉरवर्ड बायस में कमी आती है। और हम यहाँ उसको कम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि प्रॉपर फॉरवर्ड बायस इसमें लगा रहे। तो उसके लिए बस VB की वैल्यू को भी ऐसी वैल्यू तक सेट करते हैं ताकि आपका सिग्नल अगर आ रहा है, इस IC की हेल्प से ऐसी वैल्यू तक सेट करते हैं कि आपके इस नेगेटिव सिग्नल के आने से भी आपका जो VB प्रॉपर क्या बना रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में बना रहे हैं। साथ ही साथ हम इस VCE की वैल्यू को भी ऐसे सेट करते हैं कि ये हमेशा रिवर्स बायस से बना रहे हैं। क्यों भाई, आपका पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो ये रिवर्स बायस से बना रहेगा। बट नेगेटिव साइकिल के आने से ये नेगेटिव साइकिल इस VCC की पॉजिटिविटी को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब इसके रिवर्स बायस में कमी होगी।
और रिवर्स बायस कम होते ही ये आपका जो है यहाँ पर जो आपके चार्ज कैरियर कोई खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, इसमें इंटर होकर यहाँ जा रहे हैं और इस पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये कम पॉजिटिव हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस कारण से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना कम हो जाएंगे और आपका कलेक्टर करंट कम हो जाएगा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं कि जीरो इनपुट वोल्टेज करंट पे हमको आईसी को ऐसे सेट करना है कि आपका ये जो है बीबी जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में और वीसी जो है हमेशा आपका रिवर्स बायस में बना रहे। ऐसे हम इसको सेट करके रख देते हैं। जब हम कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं देते हैं तो ट्रांजिस्टर जो होता है इसको अपन बोलते हैं ये अपनी शांत अवस्था में रहता है। मतलब ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता, ये अपनी शांत अवस्था में रहता है और इसी शांत अवस्था को हम इसकी क्वेशेंट कंडीशन कहते हैं। और इसी पॉइंट को लिए अपन क्यू पॉइंट की बात करते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर क्या है, आपका शांत अवस्था में है ना। तो यहाँ पर इसको क्वेशेंट कंडीशन कहते हैं। इसको क्वाइशेंट कंडीशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वाइशेंट कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, ये क्वाइशेंट कंडीशन है ट्रांजिस्टर की। और ट्रांजिस्टर यहाँ पर क्या है, आपका क्वाइशेंट कंडीशन में कहलाता है। मतलब देखो जीरो इनपुट वोल्टेज दिया है और जीरो इनपुट वोल्टेज के लिए मैं आईसी को ऐसे, ये तो आपका हट जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर वीसीसी तो है ना, वीसीसी और आईसी है। तो आईसी को हमको ऐसे सेट करना है कि आपका जब मैं सिग्नल अप्लाई करूँगा तो वीबी हमेशा फॉरवर्ड बायस में और ये हमेशा रिवर्स बायस में बना रहे। तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर होता है ये आपके शांत अवस्था में रहता है और शांत अवस्था में जो हमें पॉइंट मिलता है, भी कर्व खींचेंगे, उस पॉइंट को अपन क्वाइशेंट पॉइंट कहते हैं। और ट्रांजिस्टर यहाँ पर क्वाइशेंट स्टेट में यहाँ पर कहलाता है। मतलब इनपुट सिग्नल की प्रेजेंट में जो ट्रांजिस्टर की कंडीशन होती है उस ट्रांजिशन की कंडीशन को अपन क्वाइसेंट स्टेट या उसकी शांत अवस्था कहते हैं। और उसके लिए आपका आईसी और वीसीसी यहाँ पर बिल्कुल आपका वर्क करते हैं और आईसी मुझे यहाँ प्रॉपरली मिलती रहती है, क्योंकि थोड़ा बहुत वीसीसी जो होती है इसकी लीकेज करंट होती है वो तो इस पर डिपेंड होती है ना। तो उस कंडीशन में अपन इसको क्वाइसेंट स्टेट में कहते हैं और इसी पॉइंट की अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैंने इस प्रकार से इसको कह दिया और ये सर्किट बना दिया था इसका। अब मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया था, स्टडी किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाए थे क्योंकि आउटपुट पर मुझे मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज। तो इस आउटपुट वोल्टेज के लिए मैं यहाँ पर आउटपुट को स्टडी करता हूँ कुछ इस तरह से। ये आउटपुट आपका स्टडी होगा और यहाँ पर लिया है मैंने भाई आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, आई बी को कांस्टेंट कर देते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और वीसीसी, ये वीसीसी और किसके बीच में, आप जो है इस आईसी, इस वीसीसी और आईसी के बीच कर्व खींचते हैं। तो ये वीसीसी और आईसी के बीच जो कर्व आता है वो कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कुछ इस प्रकार से मुझे मिलता है। यहाँ से इसको मिला देता हूँ पहले मैं, और यहाँ से मुझे ये पहला कर्व मिलता है, यहाँ से मुझे फिर ये दूसरा कर्व मिलता है, यहाँ से मुझे फिर ये तीसरा कर्व मिलता है और इसी प्रकार से आगे भी मुझे ये फोर्थ एंड इसी प्रकार से आगे ये, इस तरह से मुझे कर्व मिल जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे कर्व मुझे मिल जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इस कर्व को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब क्या होता है आपका कि यहाँ पर ये कर्व तो मुझे मिल गए हैं और इन कर्व्स के लिए हम जो है यहाँ इस तरह से इसको मैं मिला देता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, इस तरह से कर्व मुझे मिल जाता है इसका। ओके, यहाँ पर क्या होती है आपकी आई बी बराबर 0 होती है, हमने इसको स्टडी किया है। फिर आई बी बराबर क्या देते हैं अपन, 10 माइक्रो एम्पियर देते हैं। फिर इसी प्रकार से 20 माइक्रो एम्पियर आप देते हो, इसी प्रकार से आप 30 माइक्रो एम्पियर देते हो और करंट को इंक्रीज़ करते जाते हैं अपन। तो हम ये पाते हैं, मैंने बताया था स्टडी करी तब इसकी, ये वाला स्टेट जो कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका कट ऑफ रीजन। ये कट ऑफ हो जाता है यहाँ पर। ये रीजन जो होता है आपका, इस रीजन को अपन बोलते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन आपका ये होता है। और ये रीजन जो आपका बनता है, इस रीजन को अपन बोलते हैं, चलो यही लिख देता हूं मैं इसको, सैचुरेशन रीजन। ये सैचुरेशन बन जाता है आपका, सैचुरेशन रीजन हो जाता है। तो ये सैचुरेशन रीजन होता है आपका, ये वाला रीजन। और मैंने कहा था कि इस कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर कभी भी वर्क नहीं करता है। मतलब आउटपुट इनपुट से चेंज नहीं होता है और हमें तो इनपुट दे के आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो मुझे इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ही वर्क कराना पड़ेगा। और एक्टिव रीजन में आपका ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है और ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। और हमने जीरो इनपुट वोल्टेज के लिए मैंने आईसी को इस प्रकार सेट किया है कि ये हमेशा फॉरवर्ड में और ये हमेशा रिवर्स में बना रहे।
ऐसे हम सेट करके छोड़ देते हैं इसको। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये हम कर्व निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपका ये कट ऑफ रीजन, ये सेचुरेशन रीजन है, यहाँ पर आपका जो है ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है और हम यहाँ पर इसको सेट करके छोड़ देते हैं। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींच लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट करता हूँ और एक इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, और वो इक्वेशन अगर मैं यहाँ से कहूँ आपका ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर के आउटपुट के लिए ये इक्वेशन लेना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ किरचॉफ के सेकंड लॉ को यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ VCC इज इक्वल टू VCE प्लस IC इंटू RL, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब ICRL की बात करता हूँ तो ICRL क्या है आपका, तो ICRL को मैं यहाँ से देखता हूँ। देखो ये VCC बैटरी है, ये बैटरी VCC अपनी वोल्टेज इस VCE को देती है, लेकिन ये VCE हमें पूरी तरह से उतना नहीं मिलता जितना VCC हमने लगा रखा है, बिकॉज ऑफ इस RL के टर्मिनल जिसमें IC करंट फ्लो होता है, तो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। बट हम किरचॉफ के लॉ को यूज करके लिख सकते हैं कि सिग्मा V इज इक्वल टू, अपन यहां पर टोटल की बात करेंगे, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा V। ये तो होता है टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो टोटल आपके किसके वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो आपने VCC लगा दिया इसके ऊपर, और टोटल वोल्टेज कितना है, एक तो वोल्टेज VCE है आपका और दूसरा वोल्टेज कहाँ आ रहा है आपका इस RL पर। RL पर वोल्टेज कितना होगा, V बराबर IR से, ओम्स लॉ से IC इंटू RL, और वही मैंने यहाँ लिखा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं बैटरी VCC की वोल्टेज दो जगह खर्च होती है, 10 वोल्ट दे रहा है ये, तो 10 में से आपका 4 वोल्ट यहाँ आ गया, तो बाकी का 6 वोल्ट गया कहाँ, वो 6 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, तो 6 + 4 = 10 हो जाएगा वापस से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बैटरी VCC वो किरचॉफ के लॉ से, या आपने जो अपन अगर दूसरे तरीके से कहा उससे अपन इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस VCE को उठा के इधर ले जाता हूँ, तो अपने पास बनता है IC इज इक्वल टू कितना बन जाता है आपका, ये बन जाता है -VCE और प्लस का कितना बन जाता है VCC, हो गया बिल्कुल। और IC और RL को उठा के भी नीचे ले जाऊँ, चलो RL में यहाँ लिख देता हूँ, RL को उठा के भी नीचे ले जाता हूँ मैं, तो IC इज इक्वल टू -1/RL और कितना हो जाता है VCE प्लस VCC और डिनोमिनेटर में RL हो जाता है। ये मैं उठा के इसको इधर लेके आ गया, ये इक्वेशन मुझे एक मिल जाती है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जहां पर आपका y की जगह क्या है, IC है, x की जगह क्या है, VCE, ये VCE है आपकी बैटरी, यहाँ पर VCE वोल्टेज है, तो VCE x की जगह है, IC y की जगह है, और ये आपका VCC/RL ये आपका एक अंतखंड देता है, एक क्रॉस देता है इस y एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से जो है आपका अगर मैं रेखा के ढाल की बात करूँ, स्लोप की बात करूँ, तो रेखा का ढाल या स्लोप जो होता है वो कितना होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा और दैट्स इज इक्वल टू -1/RL। ये मुझे यहाँ से स्लोप मिलता है इसका रेखा का। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहाँ से, और मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ मैं कुछ ऐसे, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये लाइन जो होती है आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप मतलब ये, और स्लोप का 1/RL के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर पॉइंट्स ले लेता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पॉइंट मिल रहा है जो इस लाइन को कट कर रहा है, ये लाइन खींची मैंने इस के अकॉर्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में क्यों खींची, कि ये इक्वेशन मैंने यहीं से ली थी और इसी के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला, इसको चेंज करके मैंने इस प्रकार लिखा, मैंने कहा कि इस रेखा का स्लोप जो आ रहा है एक लाइन की इक्वेशन बन जाती है और इसका स्लोप जो tan थीटा के और -1/RL के इक्वल होता है, तो नेगेटिव उसका स्लोप है, मतलब ये ऐसा आएगा आपको। और यहाँ पर इस पर डिफरेंट पॉइंट में ले लेता हूँ, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ भी ले लेता हूँ, तो ये डिफरेंट पॉइंट मुझे मिलते हैं। इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ मैं, ये आपका Q1 पॉइंट है, यही तो आपके क्वेश्चन पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है Q2 पॉइंट, ये आपका पॉइंट है Q3 पॉइंट, ये आपका Q4 पॉइंट है, और ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर ये Q5 पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन पॉइंट बोलते हैं। ये आपके क्वेश्चन पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, मतलब इस कर्व जो IB आपका है, इस IB और इस जो लाइन है, इस लाइन के बीच जो कर्व आया है,
जो पॉइंट्स मिले हैं ये क्वेश्चन पॉइंट्स है। और ये जो आपकी लाइन हमें मिली है, इसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ये लोड लाइन कहलाती है। लोड लाइन यहाँ पर ये कहलाती है। और इस लाइन को अपन कौन सी लोड लाइन बोलते हैं, डीसी लोड लाइन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनपुट सिग्नल तो मैंने प्रेजेंट अभी कर ही नहीं रखा है ना, इनपुट सिग्नल में दे ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर अभी। तो जो भी मिल रहा है मुझे, अगर उसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से ऐसे, तो बिल्कुल मुझे यहाँ से जो है ये बिल्कुल मुझे इसी के लिए, इस बैटरी के लिए मुझे लोड लाइन मिलती है। और ये लोड लाइन क्या कहलाती है, आपकी डीसी लोड लाइन कहलाती है, क्योंकि सिर्फ डीसी के लिए मुझे ये मिल रही है। इसका स्लोप -1/RL है। और ये लाइन इस कर्व को डिफरेंट पॉइंट Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 पर कट करती है। इन पॉइंट्स को अपन क्वेशंस पॉइंट बोलते हैं। क्वेशंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आपका सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है, उस कंडीशन में जो आपकी आईसी की वैल्यू हमें जो मिलती है, इसमें जो आईसी की वैल्यू मुझे मिल रही है, तो इसी को अपन बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट। और 5 क्वेश्चन पॉइंट्स मुझे यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर ये सिग्नल मिलता है। तो ये डीसी लोड लाइन आपकी कहलाती है। इसी लाइन को अपन डीसी लोड लाइन कहते हैं। अब इस डीसी लोड लाइन के 2 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे यहाँ का पॉइंट्स भी चाहिए और यहाँ का पॉइंट मुझे चाहिए, दोनों पॉइंट्स की मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका यहाँ से लोड रेजिस्टेंस जो होगा, लोड रेजिस्टेंस यदि ये बहुत ज़्यादा है, इजिकल टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है। जब लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अपन इन्फिनिटी मानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू का बोल दो, चलो इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू का है। जब लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा आपका, तो लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, कि इन्फिनिटी 0 तो थीटा वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पहली चीज़ तो ये। दूसरा, और लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो बैटरी वीसी से आने वाली वोल्टेज को ये वी और सी के बीच जाने ही नहीं देगा। वी और सी के बीच वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, बहुत कम, सारा वोल्टेज तो यही रख लेगा ना इस इक्वेशन से, कि वी आपकी लोड बहुत ज़्यादा है तो सारा वोल्टेज ये लोड ही रख लेगा। और कलेक्टर इमीटर के टर्मिनल्स पर वोल्टेज कैसी होगी, बहुत कम, तो वी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब मैं यहाँ ला के रखता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन, चलो इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूँ, 0 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 0, फ्रॉम इक्वेशन 0 इक्वेशन से क्या देख रहा हूँ मैं, कि आपकी जो VCC इजिकल टू क्या मिल रही है, आपकी IC/RL के इक्वल हो रही है। तो यहाँ से मुझे IC की वैल्यू मिल रही है, तो IC इजिकल टू मुझे मिल रहा है VCC/RL। यही मैं कह रहा हूँ। मतलब y एक्सिस के लिए मुझे एक पॉइंट मिल जाता है, ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, y एक्सिस पे x बराबर 0 होता है, और जो y की वैल्यू IC जो होगी मेरे पास में, वो बन जाएगी VCC/RL। ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाता है। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट की अपन बात करते हैं, इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि आप लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दो, बहुत कम कर दो। जब RL आपका मिनिमम होता है, बहुत कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है, इसको अप्रोक्सीमेट अपन 0 बोल देते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है, तो इस टर्म में आपकी ये वाली कंडीशन 0 हो जाती है। तो आपकी जो VCC जो होता है आपका, ये किसके, VCE के इक्वल हो जाता है। तो इस VCE के लिए मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाता है, क्योंकि इस x एक्सिस पे y बराबर 0 होगा, तो y बराबर 0 क्या होगा आपका, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, VCC और 0। तो इन 2 पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल लाइन खींच सकता हूँ, VCC 0 और 0 VCC/RL के लिए मुझे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, लोड लाइन कहते हैं, जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे ये होता है, y एक्सिस पे ये होता है, और इनके बीच जो कर्व आता है वो कर्व DC लोड लाइन यहाँ पर कहलाती है। इस DC लोड लाइन की हेल्प से अपन बिल्कुल फेथफुल सिग्नल को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, इस फेथफुल सिग्नल को अपन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब होने के बाद में अब अपन जो है DC लोड लाइन, यहाँ हमने कह दी DC लोड लाइन बिल्कुल बन जाती है। अब हम यहाँ सिग्नल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने इस सिग्नल को अप्लाई किया, ये सिग्नल मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर ऐसे। अब इस सिग्नल के अप्लाई करने से क्या होगा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा आपका, उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, और ये ट्रांजिस्टर इस फेथफुल सिग्नल को हमें दे देगा। कब देगा, यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम इस DC लोड लाइन की बात करते हैं तो एक फेथफुल सिग्नल के लिए, फेथफुल सिग्नल को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका क्वेश्चन पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेट ठीक क्या होना चाहिए, आपका बीच में होना चाहिए। ठीक बीच में आपकी लोड लाइन मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए, तभी मुझे यहाँ पर फेथफुल सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज मुझे फेथफुल सिग्नल यहाँ पर नहीं मिलेगा।
जैसे मैं यहाँ पर सिग्नल देता हूँ इनपुट, ये इनपुट सिग्नल अपन कुछ इस प्रकार से देते हैं, ये इनपुट सिग्नल मैं इसमें डाल रहा हूँ इसके अंदर, उसी को यहाँ शो कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं 3 लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ऐसी लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ करी। ट्रांजिस्टर इन टाइम एक्टिव रीजन में ही वर्क करना चाहिए। अब जैसे जैसे आपका ये सिग्नल वेरी होता है, ट्रांजिस्टर इस सिग्नल को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके इस सिग्नल क्या करता है, यहाँ पर इसको क्या करता है, बिल्कुल बनाता है और इसको जो इसकी पावर्स को बढ़ा देता है। और इस प्रकार से मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस Q2 और Q1 और Q3 के बीच में, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे ये पॉइंट मिल जाता है और सिग्नल प्रोसेस होकर के मुझे ये फेथफुल सिग्नल यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, हमेशा लोड लाइन के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरी है कि क्वेश्चन पॉइंट जो है हमेशा इस लोड लाइन के ठीक बीच में ही फाइंड आउट किया जाए। इस क्वेश्चन पॉइंट के ठीक बीच में आ जाने से यहाँ पर हमेशा जो सिग्नल मुझे मिलता है वो सिग्नल मुझे फेथफुल सिग्नल मिलता है। क्वेश्चन पॉइंट के बीच में आने का मतलब ये है कि अगर आप इस सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हो, जब भी आप इस सिग्नल को प्रोसेस करोगे तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू, VCE की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और आपकी जो है ये वैल्यू कितनी, IC की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, IC की वैल्यू VCC/RL के इक्वल है, मतलब लोड भी उसको बिल्कुल इफेक्टिव यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर आपकी IC की वैल्यू इस Q पॉइंट के ठीक बीच में आने के लिए आपकी VCE की वैल्यू ये होनी चाहिए, IC की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, जो RL पर डिपेंड करती है। और उस टाइम आपका IB जो होना चाहिए वो 10 माइक्रो एम्पियर की रेंज का होना चाहिए। तब जाकर के हमें ये सिग्नल पूरी तरह से प्रोसेस होगा और पूरी तरह से सिग्नल प्रोसेस होकर के मुझे जो है यहाँ पर फेथफुल सिग्नल मिल जाएगा, जिसको हम सर्किट्स में आगे यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ देर के लिए सोच लें, चलिए कोऑर्डिनेट समझ में आ गए आपको, कुछ देर के लिए सोच लें कि ये आपका जो क्वेश्चन पॉइंट है ना, चलो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ इस तरह से, ऐसे यहाँ पर, और ये मुझे जो इसका कर्व मिला था कुछ इस तरह से ऐसे, ये मुझे पहला मुझे मिला, ये मुझे दूसरी लाइन मिली, ये मुझे तीसरी लाइन मिली और ये मुझे चौथी लाइन मिली। ठीक है, और मान लेते हैं कि आपका जो है यहाँ से मैं लोड लाइन खींच रहा हूँ कुछ ऐसे करके, यहाँ से इस तरह से, ये आपका Q1 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट है, ये Q3 पॉइंट है एंड दिस यहाँ कटता है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ Q4 पॉइंट। ये वाले को आगे ऊपर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर ट्रांजिस्टर वर्क करता नहीं है आपका सैचुरेशन रीजन, यहाँ ट्रांजिस्टर वर्क करता नहीं है आपका कट ऑफ रीजन, और यहाँ पर ये आपकी लोड लाइन के 4 क्वेश्चन पॉइंट मुझे यहाँ मिलते हैं। इस सिग्नल को फिर से मैं यहाँ भेजता हूँ और इस सिग्नल को मैं प्रोसेस कराना चाहता हूँ इसके अंदर, मतलब इस सिग्नल की पावर को मैं गेन करना चाहता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन पॉइंट को यहाँ सेट कर दूँ तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे मुझे सिग्नल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस पॉइंट के लिए सिग्नल बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा ऐसे, ये मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये Q2 Q3 में हटा देता हूँ फिलहाल अभी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए चीज़ ये, है ना। इस पॉइंट को मैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे अलग कलर से भले खींच देता हूँ इसको मैं, आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, ये दूसरा ये और तीसरा आपका पोर्शन ये हो गया। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर खींचता हूँ। यहाँ पर जब मैं इसको खींचता हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे इस तरह से ये मिलता है पोर्शन, थोड़ा सा फैल रहा है, ये है आपका, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिग्नल को प्रोसेस कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका सिग्नल आएगा, तो ये सिग्नल आपका आया, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका रीजन है और ये आपका ये वाला रीजन पूरा का पूरा चल रहा है कट ऑफ रीजन। तो यहाँ से सिग्नल मुझे कुछ इस तरह से यहाँ से मिलेगा, है ना। यहाँ से भाई इसको मैं इस तरह से बिल्कुल ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर इन पॉइंट्स के बीच में मुझे यहाँ पर, या इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूँ मैं इसको इधर ही, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है आपका सिग्नल, फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार लाइन्स को, मैं इस पॉइंट को क्वेश्चन पॉइंट में एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को एज ए क्वेश्चन पॉइंट मैंने लिया है, तो इसके लिए आपका जो है इस तरह से, है ना, एक लाइन इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगा बिल्कुल आपका। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो यहाँ से सिग्नल आपका स्टार्ट होगा,
यहाँ जब आपका सिग्नल स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये सिग्नल मुझे ऐसा मिलना चाहिए था, इसी तरह सिग्नल मिलेगा मुझे ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे सिग्नल मिलेगा मुझे। ये प्रोसेस करेगा, अगर ये इसको प्रोसेस करता तो ये सिग्नल इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये मुझे कंडीशन मिलती यहाँ तक, क्योंकि मैंने आपका सेंटर पॉइंट ये लिया है, और इस वाले सिग्नल के लिए मुझे ये वाला सिग्नल प्रोसेस होकर मिलेगा। सिग्नल एम्पलीफाइड हो जाएगा, बट ये जो इतना सिग्नल है ना ये मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये रीजन आपका कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन है, और सैचुरेशन रीजन में आपका ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है। सैचुरेशन रीजन में दोनों की दोनों आपका जो जंक्शन होती है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाती है। इसको रिवर्स बायस में होना चाहिए था, पर दोनों जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस में हो जाती है और ट्रांजिस्टर यहाँ पर वर्क नहीं करता है। जब ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है तो इतने सिग्नल को ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ मुझे इतना ही सिग्नल मिलेगा इस पूरे सिग्नल के लिए। तो यहाँ पर ये तो आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन है नहीं, कि मैंने कहा था कि इनपुट में बगैर कोई चेंज हुए अगर हमें आउटपुट मिल जाए विद गेन तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें फेथफुल सिग्नल मिला है, हम इस सिग्नल को यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। बट यहाँ पर आपका ये फेथफुल सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ से भले आपने सिग्नल अप्लाई किया है बट इस रीजन के लिए ट्रांजिस्टर यहाँ पर वर्क आपका नहीं कर पा रहा है। मतलब सिर्फ यहीं से ट्रांजिस्टर वर्क करना चालू करेगा, सिर्फ इतना सिग्नल ही आपका प्रोसेस हो पाएगा, और जो प्रोसेस होकर हमें यहाँ पर आगे मिल जाएगा। बट इस सिग्नल का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, कि सर्किट इसको यूज़ ही नहीं करेगा, कोई हमारे लिए यूजलेस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये भी है कि अगर आपने क्वेश्चन पॉइंट यहाँ ले लिया, मतलब आपने अपनी VCE की जो वैल्यू है ना, इस VCE की वैल्यू को इस पॉइंट पर सेट कर दिया, इस वैल्यू पर सेट कर दिया, आपने अपनी IC की वैल्यू को इस पर सेट कर दिया, और साथ ही साथ आपने जो है यहाँ पर इसके लिए कर्व आपको मिला है और आपने IB की वैल्यू को किसी और पॉइंट पे सेट कर दिया, सपोज करो 30 माइक्रो एम्पीयर पे सेट कर दिया, तो उस कंडीशन के लिए क्वेश्चन पॉइंट आपका यहाँ होगा। मतलब VC की इस वैल्यू और IC की इस वैल्यू जिसके संगत IB की वैल्यू आपकी इतनी है, उस कंडीशन के लिए आपका फेथफुल सिग्नल आपको फाइंड आउट नहीं होगा। तो फेथफुल सिग्नल के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन पॉइंट ठीक सेंटर पे लिया जाए, जिसके लिए इस VCE, IC और IB की वैल्यू इस प्रकार से आ जाए कि आपका सिग्नल क्या हो जाए, यहाँ से प्रोसेस हो जाए। तो ये DC लोड लाइन है जिसका यूज़ करके हम लोड लाइन बनाते हैं, और लोड लाइन बना करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं आप लोग जो अपने फेथफुल सिग्नल को। अगर इसमें भी बात करना चाहूँ कि यहाँ चलो उसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट के लिए मैंने ये पॉइंट नीचे की तरफ खींच दिया, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने नीचे ले लिया इस तरह से, और ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी खींच दिया है यहाँ पर। जैसे ये सिग्नल आएगा तो ये सिग्नल बिल्कुल प्रोसेस होगा यहाँ से, तो यहाँ से प्रोसेस होना चालू होगा इसके ऊपर सिग्नल, ये आपका प्रोसेस होकर के ये कुछ ऐसा एम्पलीफाई हो जाएगा और यहाँ तक आएगा। लेकिन ये जब नेगेटिव साइन सिग्नल के लिए ये जो पोजीशन है आपकी कौन सी पोजीशन है, ये चला जाएगा आपका कौन से रीजन में, ये चला जाएगा कट ऑफ रीजन में, ये कट ऑफ रीजन है। तो उसके लिए नीचे वाला सिग्नल जो है यहाँ से जो प्रोसेस इस तरह होना चाहिए था, ये सिग्नल मुझे प्रोसेस नहीं होगा, और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो ये सिग्नल आपका हट जाएगा, सिग्नल में डिस्टोरेशन आ जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। ये सिग्नल सर्किट यूज़ नहीं करेगा तो आपका फेथफुल एप्लीकेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, DC लोड लाइन की हेल्प से हम हमेशा इस IC, VCE और VB की वैल्यू को इस प्रकार सेट करते हैं कि हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिले। उसके लिए हम Q पॉइंट की हेल्प लेते हैं, और इस Q पॉइंट को लगभग इस DC लोड लाइन के सेंटर में ही लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन DC लोड लाइन को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पर मैं इस लोड के साथ में भाई यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर लगा दूँ, चलिए मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया इस तरह से, ऐसे यहाँ लगा दिया कैपेसिटर, और कैपेसिटर लगा करके भाई अपन ये बोल दें कि इस तरह से कैपेसिटर अपन प्रोसेस कर दे। कैपेसिटर क्या होगा, DC को नहीं जाने देगा। अगर AC सिग्नल आ रहा है आपका तो DC को रोक लेगा और प्योर AC को ही जाने देगा, प्योर AC सिग्नल मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, इसको मैं ऐसे लगा दिया, तो ये क्या करेगा, इस DC को तो रोक देगा और प्योर AC सिग्नल को यहाँ पर जाने देगा। ठीक है, और यहाँ पर अपन जो है ये लगाते हैं अपन इस बैटरी के इसके बीच में लगाते हैं, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, उसको मैं ऐसे लगाता हूँ इस कैपेसिटर को यहाँ पर मैं ऐसे, और यहाँ पर लोड आता है आपका वो पैरेलल में बन जाता है। फिर इसका अगर रेजिस्टेंस R मान लूँ, इसका रेजिस्टेंस RL मान लूँ, तो ये RL और R अपॉन में RL प्लस R, मतलब दोनों पैरेलल में जुड़े हुए मान सकते हैं। उस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने से यहाँ पर जो है अब बिल्कुल इस R पर जो आपका इनपुट सिग्नल प्रेजेंट करता है, और इस कंडीशन पर अपन AC लोड लाइन को भी यहाँ पर खींच सकते हैं। तो AC लोड लाइन ही बिल्कुल बनती है जिसका RL कम होने से स्लोप क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है, और इस तरह से मैं इस पॉइंट के लिए AC लोड लाइन भी यहाँ पर मैं
खींच सकता हूँ, जिसका स्लोप क्या होता है, सॉरी, इसका स्लोप क्या होता है आपका, इस डीसी लोड लाइन के स्लोप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन एसी लोड लाइन की अपन यहाँ बात नहीं करते हैं, क्योंकि एसी लोड लाइन डायनामिक कंडीशन में होता है। मोस्टली हमारे डीसी लोड लाइन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ इस डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट ही क्वेश्चन पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है, ये ऑपरेटिंग रीजन में होता है, एक्टिव रीजन में होता है, इसलिए इस पॉइंट को अपन ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन पॉइंट क्यों कहा, क्योंकि विदाउट सिग्नल अपन ने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है, डीसी लोड लाइन को सिलेक्ट किया है इसीलिए, और यही आपका ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहलाता है।